राजनीति में कुछ नेताओं की कहानी सिर्फ चुनाव जीतने या पद हासिल करने की नहीं होती, बल्कि ऐसे मोड़ों से भरी होती है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। एक युवा कार्यकर्ता जिसके बारे में कभी किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, समय बदला और वही बात सच साबित हुई। उसने शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सख्त फैसला लिया जिसकी चर्चा आज भी होती है। फिर राष्ट्रीय राजनीति में उसका कद लगातार बढ़ता गया। आज भी उसके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। नमस्ते और स्वागत। मैं हूं आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। राजनाथ सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर केंद्रीय मंत्री तक का लंबा सफर तय किया। उनका राजनीतिक जीवन कई ऐसे दिलचस्प किस्सों से भरा है जिसमें संयोग, संघर्ष और समय की कड़ी भूमिका दिखाई देती है। उनके समर्थकों का मानना है कि उनका राजनीतिक सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है और भविष्य में वो देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकते हैं। राजनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मिर्जापुर से की। छात्र जीवन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में भारतीय जन संघ तथा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। धीरे धीरे उन्होंने संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके जीवन का एक बेहद चर्चित वर्ष 1976 का है। उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था और कई विपक्षी नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की एक जेल में भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त भी बंद थे। उसी जेल में मिर्जापुर के युवा कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राम प्रकाश गुप्त हस्तरेखा और कुंडली देखने में रुचि रखते थे। राजनाथ सिंह ने भी उनसे अपना हाथ दिखाने की इच्छा जताई। राम प्रकाश गुप्त ने उनकी हथेली को ध्यान से देखा और फिर कहा कि एक दिन तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे। उस समय राजनाथ सिंह की उम्र केवल 24 साल की थी। वहां मौजूद लोगों को यह बात सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि इतनी कम उम्र में एक कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री बनने की कल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि करीब 24 साल बाद यही भविष्यवाणी सच साबित हुई। वर्ष 2000 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात यह रही कि जिस राम प्रकाश गुप्त ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की भविष्यवाणी की थी, उसी राम प्रकाश गुप्त की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह के राजनीतिक जीवन में विधानसभा चुनाव का एक रोचक अध्याय भी है। बस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वर्ष 1993 में वो उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उसी दौरान उन्होंने लखनऊ के पास स्थित महोना विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार उनके लिए बड़ा झटका थी। कुछ वर्षों बाद परिस्थितियां बदल गईं। वर्ष 2000 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था, क्योंकि ये जरूरी होता है। इसके लिए हैदरगढ़ विधानसभा सीट खाली कराई गई। कांग्रेस के मौजूदा विधायक पुत्तू अवस्थी ने सीट छोड़ी और उसके बाद राजनाथ सिंह वहां से चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता हासिल की और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफी उथल पुथल से गुजर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ चुके थे। कहा जाता है कि कल्याण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी नाराज चल रहे थे। हालांकि इस तरह की कई बातें राजनीतिक चर्चाओं में का हिस्सा थीं और उन्हें स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय राम प्रकाश गुप्त सक्रिय राजनीति से दूर माने जा रहे थे और शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 11 ही महीने चला। इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने बदलाव का फैसला लिया और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने को दी राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह के राजनीतिक जीवन की सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक उनका शिक्षा मंत्री से रूप में लिया गया फैसला भी माना जाता है। वर्ष 1991 में राम मंदिर आंदोलन की लहर के बीच भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने नकल रोकने के लिए एक सख्त अध्यादेश लागू किया।
जिसे आमतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश कहा गया। इस कानून के तहत यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इतना ही नहीं, जिस शिक्षक की ड्यूटी परीक्षा कक्ष में होती थी वहां नकल हो ही नहीं सकती थी, और अगर ऐसा होता पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान था। इस अध्यादेश का सबसे सख्त हिस्सा यह था कि नकल के आरोपी छात्र को आसानी से जमानत नहीं मिलती थी, उसे अदालत से जमानत लेनी पड़ती थी। इस कानून का असर इतना हुआ कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा के नकल के दौरान घटनाएं काफी कम हो गईं। हालांकि इसका दूसरा असर भी यह भी हुआ कि परीक्षा परिणामों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत पहले की तुलना में काफी घट गया। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि जो छात्र उस दौर में सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं वे कल्याण सिंह वाली सेकंड डिवीजन लेकर आए हैं, क्योंकि उस समय नकल करना बेहद कठिन हो गया था। राजनाथ सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा उभार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ आया। पहली बार वो ऐसे समय अध्यक्ष बने जब पार्टी एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। वर्ष 2004 में भाजपा केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत भी खराब रहने लगी और वे सक्रिय राजनीति से दूर होते जा रहे थे। उस समय लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे बड़े नेता में गिने जाते थे और संगठन की कमान उनके हाथों में थी। इसी दौरान आडवाणी पाकिस्तान गए। वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मजार पर जाकर उन्हें धर्मनिरपेक्ष सोच वाला नेता बताया। उनके इस बयान के बाद भारतीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भीतर काफी नाराजगी हुई। इस पूरे विवाद को जिन्ना प्रकरण के नाम से भी जाना गया। बढ़ते दबाव के बीच लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। उस समय पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद की कमान में दौड़े थे, लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक से राजनाथ सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कुछ वर्षों बाद दूसरी बार भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसी बार की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनके सामने अवसर खुद ब खुद आ गया। उस दौरान नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माना जा रहा था कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले पूर्ति ग्रुप से जुड़े कुछ वित्तीय मामलों को लेकर विवाद सामने आ गया। मीडिया से इस मुद्दे पर लगातार खबरें आने लगी। बाद में जांच में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन तब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इन परिस्थितियों में भाजपा नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। राजनाथ सिंह की एक और खास राजनीतिक विशेषता यह मानी जाती है कि उन्हें समय रहते ये समझ लिया गया था कि भाजपा में आगे चलकर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनने वाले हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा तालमेल बनाया और संगठन में उनके नेतृत्व का समर्थन किया। और फिर आया साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर जो बदलाव हुए उनमें राजनाथ सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और केंद्र में सरकार बनी। राजनाथ सिंह को पहले केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया, बाद में उन्हें देश की रक्षा मंत्री बना दिया गया, जहां वो लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजनाथ सिंह का पूरा राजनीतिक सफर चंदौली से होकर मिर्जापुर, लखनऊ और फिर दिल्ली तक पहुंचा। उन्होंने संगठन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब परिस्थितियों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने उन मौकों का राजनीतिक रूप से लाभ भी उठाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भाजपा की राजनीति नए दौर में पहुंची, वैसे वैसे राजनाथ सिंह का राष्ट्रीय कद भी लगातार बढ़ता गया। आज वो भाजपा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि उनका राजनीतिक अनुभव, संगठन पर पकड़ और लंबे सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड उनके देश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं के स्थान दिलाता है। यही थी राजनाथ सिंह की कहानी। जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं राजनाथ सिंह को, और इसी के साथ हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। धन्यवाद।